हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे। इस क्लास में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्थ प्रोजेक्शन एंड पायरीन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो और कुछ भी आ जाए कि पायरीन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बात एक ही है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं आज। अच्छा, लास्ट की वीडियो में ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। जो अरेबिनोज का स्ट्रक्चर है ना, उसमें थोड़ी मिस्टेक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आपको मिस्टेक पकड़ में आ गई होगी। आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। सॉरी फॉर डैट, मैं जल्दी जल्दी में उसमें गलत लिख गई हूँ। चलो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर तो बनाने सीख लिए थे, ये वाले। इन्हीं से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ना, म्यूटर रोटेशन, वो इसी से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको वही टॉपिक पढ़ा दूँगी तो फिर आपको लगेगा कि रटना पड़ेगा। इसीलिए पहले ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर आज ख़त्म हो जाएगी आपके। देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में बनाना सीखा था। इसको ज़रा ध्यान से देखो। जब भी आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में बदलना हो ना, तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इम्पोर्टेंट है। नंबरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, ये देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये राइट साइड है और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। ठीक, तो नीचे क्या लगा हुआ है, जो राइट साइड में है ना वो डाउन होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो ग्रुप राइट साइड में है, ये वाले, वो ओपन चेन में डाउन साइड पे होंगे। ये डाउन साइड है और ये अप साइड है। देखो, ये OH है। OH कहाँ है, राइट साइड में, तो OH डाउन साइड में है। ये H है राइट साइड में, ये H डाउन साइड में है। ये OH राइट साइड में है, तो ये यहाँ पे अप साइड में है। ये क्या मिस्टेक हो गई इसमें, फिर से अगेन, ये राइट साइड में है तो ये यहाँ पे आ गया नीचे डाउन साइड में। और ये H लेफ्ट साइड में है तो ये अप साइड पर लग दिया है। यानी कि जो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में राइट साइड में होगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाउन हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में होगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अप साइड पर हो जाएगा। तो हमें बस ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। देखो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ देख लें। ये है कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से। यानी कि ये जो OH ग्रुप है ना, ये अटैक करेगा इस पे, कार्बोनिल पे, तो ये बनता है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ये जो टर्म है ना, इसको याद रखना, हेमी एसिटल। लेकिन ये ना बहुत अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ये अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। ये बनता तो है, लेकिन बनने के बाद ये वापस ये कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कार्बोनिल ग्रुप ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे तो अल्कोहल अलग मॉलिक्यूल में और कार्बोनिल अलग मॉलिक्यूल में, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोनिल और अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं। देखो यहाँ पे अल्कोहल भी सेम मॉलिक्यूल में और कार्बोनिल भी सेम मॉलिक्यूल में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो एक साइक्लिक रिंग बनती है और ये स्टेबल होती है। यहाँ पे तो दोनों ग्रुप अलग अलग थे पहली रिएक्शन में। ये देखो,
कार्बोनिल घेरा और अल्कोहल अलग से लिया गया है, जिसकी वजह से ये जो बनता है ये अनस्टेबल होता है। लेकिन जब दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे, और ये स्टेबल होता है। यही वजह है सिर्फ कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, उनकी साइक्लिक फॉर्म भी एडजस्ट करती है और वो बहुत स्टेबल होती है। ठीक, इवन अगर आप कोई सॉल्यूशन लेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ना, तो उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत कम होगा, उसमें मैक्सिमम साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का। सपोज करो इसमें ग्लूकोज है, तो इसमें आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत बहुत कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है। ठीक, इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अब मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बता दी हैं। एक तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है नंबरिंग की, और एक ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो देखो, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप और ये इतने सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये फिर से साइक्लिक फॉर्म में एडजस्ट करेगा, जैसे कि हमने बुक में देखा था अभी। तो ये साइक्लिक फॉर्म बनाएगा, कैसे बनाएगा वो देखते हैं। इसमें तो जो देखो, इसमें नंबरिंग हो रखी है, तो इसमें ज़रा नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखो, जो 5 कार्बन है ना, इस पर जो OH लगा हुआ है उसने अटैक करा है कार्बोनिल पे, यानी कि 5 कार्बन जो ये है, इसका जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने अटैक करा है इस वाले कार्बन पे और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे इधर देखो, और ये हो जाएगा O-, यहाँ पे H नहीं आएगा, इधर O- आएगा। O-। ठीक है, अब देखो इस OH पे एक H लगा हुआ है, ये वाला, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H है ना, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और इस H+ को ये O- ले लेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये चार्ज ऑक्सीजन पे जो प्लस का था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। और मैंने पहले ही बता दिया ये OH और H ग्रुप कैसे लगाए मैंने, जो भी राइट साइड पर है वो डाउन साइड पे लगेगा और जो भी लेफ़्ट साइड पे है वो अप साइड पे लगेगा। ठीक, तो ये बन के तैयार हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। इतना सिंपल है, लेकिन बना तो लिया हमने, अब पेपर तो हमारे MCQ होने वाले हैं, लिखना तो है नहीं कुछ भी। तो इस स्ट्रक्चर से हमें सीखना क्या है, वो ये सीखने का है। देखो, ये जो चीज़ होती है ना, ये प्लेनर होती है। प्लेनर होने की वजह से इस कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वाले कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, देखो सब पे ये ऐसे बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर भी ऐसे बॉन्ड आएगा ये। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि OH यहाँ लगाएं या यहाँ पर लगाएं, या H यहाँ पर लगाएं या नीचे लगाएं। तो इस बेसिस पे इस स्ट्रक्चर के 2 स्ट्रक्चर और बनते हैं। देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में OH ऊपर है और इस वाले स्ट्रक्चर में OH नीचे की साइड है। पहले तो हमने कोई इसकी पोजीशन डिसाइड नहीं की थी, सिंपल बना लिया था रिएक्शन करके। यहाँ पे इनकी पोजीशन के बेस पे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है। दोनों को ध्यान से देखो, आप अपनी कॉपी पे साथ के साथ अगर बना रहे हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे ही समझ लो, पेपर में ज़रूर करके आना बस। देखो,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब जिस केस में OH अपसाइड होता है, यानी कि इसके सिस होता है, सिस भी मत बोलो उसको, ये बोलो कि OH और ये वाला ग्रुप अगर दोनों सेम साइड पर हैं तो उसको बीटा ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं, और अगर ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और इसीलिए इनको बोला जाता है, देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया पाइरानोज। ओस का मतलब तो आपको पता है, पायरीन स्ट्रक्चर। ये कैसे आया है वो मैं बताती हूँ। देखो एक ना ये स्ट्रक्चर होता है, इस रिंग को बोलते हैं पायरीन। ये पायरीन रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये रिंग भी तो वैसे ही है, देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए ये वाला वर्ड उठाया गया है ग्लूकोपाइरानोज। आपसे कोई बोले कि ग्लूकोज का पायरीन स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो यही स्ट्रक्चर होता है सिंपली। ठीक है, ऐसे ही एक और रिंग होती है, इसको फ्यूरेन रिंग बोलते हैं। और ये फ्रक्टोज में यूज होती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्टोपाइरेनोज। ये नाम यहाँ से इन रिंग से आए हैं। अब देखो, चलो ये दोनों देख लिया आपने। अब क्योंकि ये रिंग जो होती है ना, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, अगर पता हो, थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज हो, तो आपको पता होगी ये रिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसकी चेयर फॉर्म ये है और इसकी चेयर फॉर्म ये है। चेयर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये ताकि हम ये बता सकें कि बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज ज़्यादा स्टेबल है या अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ से MCQ बनता भी है। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है वो देखो। OH देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में OH और इस वाले स्ट्रक्चर में OH की पोजीशन देखो किस पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है, और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। यहाँ पे देखो ये इक्वेटोरियल पे, ये OH नहीं है, ये तो H है। इसको देखो ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल 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 एंड इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे एक OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको म्यूटा रोटेशन में पड़ेगी। ध्यान रखना, इसको याद रखना। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको यही पढ़ना है। अगर आपकी समझ में ना आया होगा तो प्लीज़ आप इसको दोबारा देख लीजिए, लेकिन समझिए ये बहुत ज़रूरी होती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है नंबरिंग, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लें तो सबसे पहले तो नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन है सॉरी, लेकिन ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक, और ग्लूकोज क्या था, वो उसमें भी 6 कार्बन थे, लेकिन उसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी। इसको भी ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि 5 मेंबर्ड रिंग किस में बनेगी, फ्रक्टोज में या तो ग्लूकोज में, किस में बनेगी। तो आपको ध्यान रखनी है 5 मेंबर्ड रिंग किस में बनती है, फ्रक्टोज में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। जो कार्बन नंबर 5 पे ऑक्सीजन है,
उसने अटैक करा है इस पे, इस तरीके से। अगर ग्लूकोज का अभी हम देख के हैं, थोड़ा सा भी ध्यान हो तो वहाँ पे अटैक हुआ था कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे अटैक हुआ कार्बन नंबर 2 पे, इसीलिए नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन से कार्बन पे अटैक हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे अटैक हुआ, C2 पर, और ये रिंग बनी है। देखो यहाँ O- है, अब ये H+ निकल जाएगा और O- H+ को लेके OH बना देगा। ठीक, अगेन इस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड नहीं है कि कौन सा ग्रुप ऊपर जाएगा, कौन सा ग्रुप नीचे आएगा। तो इसके बेसिस पे इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो OH नीचे रख दो या OH ऊपर रख दो। नीचे है तो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, अगर OH ऊपर है तो बीटा डी फ्रक्टोज, इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, अब ये हमारा टॉपिक आता है एनोमर एंड एनोमेरिक कार्बन, ये आपके सिलेबस में है। अगर आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया है ठीक से तो याद होगा आपको। चलो, अब ये क्या है एनोमेरिक कार्बन, ये क्या होता है। मैं अभी 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि नंबरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो वहाँ पे जो भी डेफिनेशन लिखी हुई हो यहाँ पे, इस पे हम ध्यान नहीं देते, ये नोट्स के लिए ठीक है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, देसी लैंग्वेज। देखो सीधे सीधे बोलती हूँ, एनोमेरिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो एनोमेरिक कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो डिफरेंट है। यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इस पर कुछ और ही लगा हुआ है, यहाँ पे ये डिफरेंट हो गई है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल कार्बन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक, तो आपसे यहाँ पे MCQ ये बनता है कि फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, तो फ्रक्टोज में है C2। ये देखो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, बताना ज़रा। 1, ये C1 है, C2, C3, 4, 5, 6। तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, C1। ठीक है, इस और यहाँ पे कौन सी है एनोमेरिक कार्बन, ये रही C1। इस एनोमेरिक कार्बन की 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कौन कौन सी, ये रही, ध्यान से देखो। ये C1 कार्बन एटम है नहीं, 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को एनोमर बोलते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो आपको ना ऑप्शन देके ये भी पूछा जा सकता है कि बीटा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज दोनों आपस में क्या हैं, दोनों एनोमर हैं। हो सकता है ये पूछ ले दोनों एपीमर हैं, पर एपीमर नहीं है, दोनों क्या हैं, एनोमर हैं। तो एनोमर टर्म क्लियर कर लो। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्लास समझ में नहीं आई है, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ बताना। और जितने भी मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस बोले हैं ना, उनको नोट करके लिखना। ठीक, तो और आपके लिए एक ये लास्ट स्ट्रक्चर है राइबोज का। ये पेंटोज है, एक 5 कार्बन है यहाँ, इसकी 5 मेंबर रिंग बनेगी। देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों मैं बताती हूँ। आपके सिलेबस में एक न्यूक्लिक एसिड करके वो है यूनिट, वहाँ पे ये बहुत काम आएगी।
डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ही सीख लो इसको बनाना। ये है। अच्छा, राइबोस के स्ट्रक्चर में ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे। इधर देखो, इसको देखो ज़रा, C2, ये C2 कार्बन एटम है। अगर यहाँ पे नीचे OH है ना, वैसे राइबोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर यही है, ये अलग से है। अगर यहाँ पे OH है तो राइबोस है। अगर इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे H कर दो तो ये हो जाता है डीऑक्सी राइबोस। देखो यहाँ पे H है, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ये DNA RNA पढ़ोगे जब न्यूक्लिक एसिड में, वहाँ काम आने वाले। तो राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। C2 कार्बन एटम पे यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे H होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको इतना ही देखना है, बाकी के आगे देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करेंगे, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।